23 मार्च 1931 शाम के लगभग 7:30 लाहौर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे 3 नौजवान अपने जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे थे। बाहर हजारों लोग खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, तो कोई अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था। लेकिन उन तीनों के चेहरों पर डर नहीं था। वे थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कहा जाता है कि फांसी से कुछ समय पहले तक भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। जेल का एक अधिकारी उनके पास आया और बोला, समय हो गया है। भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, रुको, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये वह युवा था जिसने केवल 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1931 में नहीं, 1907 में हुई थी। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। आज ये इलाका पाकिस्तान में है। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। हर तरफ अन्याय था। किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। लेकिन भगत सिंह का परिवार बाकी परिवारों से अलग था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनके घर में अंग्रेज़ों के खिलाफ चर्चाएं होना सामान्य बात थी। कहा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना। बचपन से ही भगत सिंह का स्वभाव बहुत जिज्ञासु था। उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था। वे अक्सर अपने बुजुर्गों से पूछते, अंग्रेज़ हमारे देश पर राज क्यों करते हैं? और शायद इन्हीं सवालों ने उन्हें बाकी बच्चों से अलग बना दिया। एक बार उनके पिता उन्हें खेतों में लेकर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि किसान बीज बो रहे हैं। छोटे भगत सिंह ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? उनके पिता ने कहा, बेटा, ये गेहूं बो रहे हैं। तब भगत सिंह ने मासूमियत से कहा, अगर हम ज़मीन में बंदूकें बो दें तो क्या बंदूकें उग जाएंगी? ये सुनकर सभी हंस पड़े। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन सचमुच अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लेगा। समय तेज़ी से बीत रहा था। 1915 में जब भगत सिंह केवल 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने पहली बार करतार सिंह सराभा के बारे में सुना। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के युवा क्रांतिकारी थे, जिन्हें केवल 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। उन्होंने उनकी तस्वीर अपने कमरे में लगा ली। लेकिन 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग बैसाखी के अवसर पर वहां एकत्र हुए थे। तभी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए। पूरा देश स्तब्ध था। जब ये खबर 12 वर्षीय भगत सिंह तक पहुंची, तो वे अगले दिन जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां चारों ओर खून के निशान देखे। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। लोग अपने परिजनों को खोज रहे थे। कहा जाता है कि भगत सिंह ने उस स्थान की मिट्टी अपनी एक छोटी शीशी में भर ली और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने कमरे में रखा। वहाँ मिट्टी उनके लिए केवल मिट्टी नहीं थी, वहाँ एक संकल्प थी, एक ऐसा संकल्प जिसने उनके जीवन का उद्देश्य तय कर दिया। उस दिन के बाद से भगत सिंह बदल चुके थे। अब उनके लिए जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, भारत को आज़ाद कराना। उन्होंने स्कूल की किताबों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें विशेष रूप से इतालवी क्रांतिकारी ज्यूसेppe मेज़नी, रूसी क्रांति और आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना पसंद था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह को हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषाओं का
अच्छा ज्ञान था और शायद यही कारण था कि आगे चलकर वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं बने बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी बने। साल 1921 पूरा भारत महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ चुका था। स्कूल, कॉलेज, अदालतें और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया जा रहा था। भगत सिंह उस समय केवल 14 वर्ष के थे। उन्होंने भी अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगे। लेकिन 1922 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा हुई। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। पूरे देश में इस निर्णय को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। भगत सिंह भी उन युवाओं में शामिल थे जो मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई को किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। यहीं से उनके विचारों ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। उन्होंने यह समझना शुरू किया कि केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संगठन, विचार और क्रांति से भी देश को आज़ाद कराया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। ये कॉलेज सामान्य कॉलेजों जैसा नहीं था। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी ताकि ऐसे युवाओं को शिक्षा दी जा सके जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ सोचते थे। यहीं पर भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और यशपाल जैसे युवा क्रांतिकारियों से हुई। धीरे धीरे इन युवाओं के बीच एक गहरी मित्रता बन गई। वे घंटों बैठकर भारत के भविष्य, स्वतंत्रता और विश्व की क्रांतियों के बारे में चर्चा करते थे। भगत सिंह को किताबों से बेहद लगाव था। वे एक दिन में कई कई घंटे पढ़ाई करते थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, मैजीनी, टॉल्स्टॉय और अनेक महान विचारकों की किताबें उनकी पसंदीदा थीं। कहा जाता है कि उनके कमरे में किताबों का ढेर लगा रहता था। लेकिन इसी बीच उनके परिवार ने उनके विवाह की बात शुरू कर दी। उनकी दादी चाहती थी कि भगत सिंह की जल्द शादी हो जाए। जब भगत सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा, मेरी जिंदगी का उद्देश्य भारत की आज़ादी है, इसलिए अब मेरे जीवन में आराम और सांसारिक इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बाद वे कानपुर चले गए। कानपुर उस समय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। वहां उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। उन्होंने कुछ समय तक अखबारों में भी काम किया। यहीं उन्होंने लेखन की कला को और बेहतर बनाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उन्होंने अनेक लेख और निबंध लिखे जिनमें समाज, राजनीति और स्वतंत्रता पर उनके विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना था। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूरा देश गुस्से में था। हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हजारों लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लेकिन तभी अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। जब भगत सिंह ने यह समाचार सुना तो वे गहरे सदमे में थे। उन्होंने कहा, लाला जी की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। ये केवल एक भावनात्मक बयान नहीं था, ये एक संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जो आने वाले कुछ महीनों में इतिहास बनने वाला था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी। उनका लक्ष्य था जेम्स ए स्कॉट, वही पुलिस अधिकारी जिसे लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार माना जाता था। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को इतिहास ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया और यही वो दिन था जिसने भगत सिंह को एक युवा क्रांतिकारी से पूरे देश का नायक बना दिया। क्या हुआ था उस दिन?
क्या वाकई में उनकी योजना सफल हुई और कैसे भगत सिंह पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। 17 दिसंबर 1928 लाहौर की सर्द सुबह। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद अपनी योजना को अंतिम रूप दे चुके थे। उनका लक्ष्य था जेम्स ए स्कॉट, वही ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिसे लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार माना जाता था। लेकिन इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। उस दिन पहचान की एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही एक ब्रिटिश अधिकारी पुलिस मुख्यालय से बाहर निकला, राजगुरु ने उसे स्कॉट समझ लिया। वह अधिकारी जेम्स ए स्कॉट नहीं, बल्कि सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स था। कुछ ही पलों में गोलियां चली। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने वहां से निकलने की योजना को अंजाम दिया। पूरा लाहौर शहर अलर्ट पर था। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, लेकिन भगत सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर थे। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए। उस समय एक सिख युवक के लिए यह बहुत बड़ा और व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन भगत सिंह के लिए देश सबसे पहले था। उनकी पहचान बदल चुकी थी। अब उन्हें पहचानना लगभग असंभव था। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी ने भी उनकी मदद की। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी का रूप धारण किया और वे एक परिवार की तरह ट्रेन में बैठकर लाहौर से निकल गए। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे साहसी अभियानों में से एक माना जाता है। लेकिन भगत सिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था। वे चाहते थे कि पूरा देश जागे। वे चाहते थे कि युवा केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा न करे, बल्कि स्वतंत्रता के लिए संगठित भी हो। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के साथ अपना काम तेज कर दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत केवल अंग्रेज़ों से मुक्त भारत नहीं होना चाहिए, वह एक ऐसा भारत होना चाहिए जहां समानता हो, शिक्षा हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह समाजवाद और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। वे घंटों बैठकर किताबें पढ़ते थे। उनकी डायरी में दुनिया भर के विचारकों के उद्धरण लिखे होते थे। लेकिन 1929 में एक और घटना ने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश सरकार 2 नए विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पारित करने जा रही थी। कई भारतीय नेताओं का मानना था कि इन कानूनों से जनता की आवाज़ को दबाया जाएगा। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे विधानसभा में बम फेंकेंगे। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। उन्होंने जानबूझकर कम शक्ति वाले बम चुने। 8 अप्रैल की दोपहर सभा चल रही थी। अचानक एक तेज धमाका हुआ, फिर दूसरा। पूरे हॉल में धुआं फैल गया और उसी धुएं के बीच 2 आवाज़ें गूंज उठीं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों वहां से भागे नहीं। वे चाहते तो आसानी से निकल सकते थे, लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि पूरा देश उनकी बात सुने। उन्होंने स्वयं तो गिरफ्तार होने दिया। बाद में उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। अगले ही दिन पूरे भारत के अखबारों में केवल एक ही नाम था, भगत सिंह। अब वे केवल पंजाब के एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे पूरे भारत की आवाज़ बन चुके थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी अब पूरी ताकत के साथ उनके पीछे पड़ चुकी थी। आने वाले महीनों में भगत सिंह जेल जाएंगे। वे 100 दिनों से अधिक लंबी भूख हड़ताल करेंगे। वे ऐसे लेख लिखेंगे जो आज भी पढ़े जाते हैं। और फिर एक दिन ब्रिटिश सरकार वह फैसला सुनाएगी जो पूरे देश को रुला देगा।
लेकिन उस फैसले के बाद भी भगत सिंह कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी से नहीं, अपने विचारों से अमर होते हैं। साल 1929। भगत सिंह अब लाहौर जेल में थे, लेकिन जेल की सलाखें किसी इंसान को कैद कर सकती हैं, उसके विचारों को नहीं। जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ होने वाला व्यवहार बेहद खराब था। उन्हें घटिया खाना दिया जाता था, गंदे कपड़े पहनने पड़ते थे और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। भगत सिंह ने इसका विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये कोई साधारण भूख हड़ताल नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक और लड़ाई थी। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, लेकिन भगत सिंह नहीं झुके। पूरा देश उनकी खबरें पढ़ रहा था। लोग जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे। अखबारों में हर दिन उनके स्वास्थ्य की खबरें छप रही थीं। इसी दौरान उनके साथी जतिन दास ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। 63 दिनों तक भूखे रहने के बाद जतिन दास का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अब भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं रहे थे, वे पूरे देश की उम्मीद बन चुके थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध लेख था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस लेख में उन्होंने अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। वे मानते थे कि एक इंसान को हमेशा सवाल पूछने चाहिए और सत्य की खोज करते रहना चाहिए। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई तेज कर दी। अदालत में भगत सिंह अक्सर मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे। जब वे अदालत में प्रवेश करते तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते। पूरे देश के लोग एक ही मांग कर रहे थे, भगत सिंह को रिहा करो। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपना फैसला कर चुकी थी। 7 अक्टूबर 1930 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। स्कूल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गईं, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई नेताओं ने उनकी सज़ा माफ़ करने की अपील की, लेकिन 23 मार्च 1931 की शाम आ गई। कहा जाता है कि फांसी निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले दी गई। भगत सिंह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इसके बाद वे खड़े हुए। उन्होंने सुखदेव और राजगुरु को गले लगाया और तीनों एक साथ आगे बढ़े। जेल की दीवारों के बीच एक बार फिर आवाज़ गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर शाम लगभग 7:30 पर भारत ने अपने 3 सपूत खो दिए। लेकिन अंग्रेज एक बात नहीं समझ पाए। उन्होंने 3 शरीरों को समाप्त किया था, 3 विचारों को नहीं। आज लगभग 100 साल बाद भी जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है, जब कोई इनकलाब जिंदाबाद कहता है, तब कहीं ना कहीं भगत सिंह फिर से जीवित हो उठते हैं। उन्होंने केवल 23 वर्ष जिए, लेकिन उन 23 वर्षों में उन्होंने वह कर दिखाया जिसे लोग कई जन्मों में भी नहीं कर पाते। और शायद इसीलिए इतिहास उन्हें केवल भगत सिंह नहीं कहता, वे उन्हें शहीद आज़म कहता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई ऑडियो डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो अभी AP डॉक को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम केवल इतिहास नहीं सुनाते, हम उन लोगों की कहानियाँ आपके सामने लाते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्य, चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी कहानी, कोहिनूर हीरे का इतिहास, द्वारका नगरी का रहस्य, भारत पाकिस्तान बंटवारा। मैं हूँ AP डॉक, जहाँ इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है।